कनाडा का लास्ट एफएसडब्ल्यू का ड्रॉ हुआ था 23 दिसंबर 2020 को। तब से लेकर अब तक 1 साल से ऊपर हो चुका है और एक भी एफएसडब्ल्यू कैटेगरी का ड्रॉ नहीं निकला है। अब ऐसे में एफएसडब्ल्यू के जो कैंडिडेट्स पूल में वेट कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें पीआर का रूट छोड़ करके स्टडी रूट को प्रेफर करना चाहिए? ये बहुत सारे एप्लीकेंट्स का डाउट है। बहुत सारे लोग हमें इस क्वेश्चन के साथ अप्रोच भी कर रहे हैं। तो चलिए आपके लिए आज हम एक कंपैरिजन करते हैं लाइफ इन कनाडा as a PR versus as a student, and we hope that there'll be some good points that will help you make a decision. Hello everyone, welcome back to our channel Let's Talk Canada. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और आप भी ड्रॉ का वेट कर रहे हैं, आप भी एक्सप्रेस एंट्री के पूल में हैं या आप अभी एक्सप्रेस एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ईसीए कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सारी वीडियोस। वो स्ट्रगल्स जो हमने यहाँ आकर के फेस किए थे, हमने उनको कैसे डील किया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या सॉल्यूशंस हमने निकाले और कैसे हमने घर ढूंढा, जॉब ढूंढी, कैसे यहाँ पर सेटल हुए हैं, सब चीज़ें हम एक एक करके वीडियोस में शेयर कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए, ताकि आप जब यहाँ पर आएँ तो आपके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हो और आपकी सेटलमेंट स्मूथ हो पाए। हमारी बाकी वीडियोस चेक ज़रूर कीजिए। वी रियली होप यू लाइक द कंटेंट। इफ़ यू डू, please subscribe to the channel. Please share our videos with your friends, like the video and let us know in comment section. और हाँ, हम comment section में आपके questions का भी आंसर करते हैं. So this is an opportunity for you to ask anything you want. And also feel free to tell us in comment section what information are you looking for. हम आपके लिए वो videos cover करने का पूरा try करेंगे. So let's jump right on our topic for today, which is, should the PR applicants who have been waiting in the pool for long opt for study route instead? IRCC के पास 2019 और 2020 के बहुत बैकलॉग है और वो ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि जब तक वो बैकलॉग 50% रिड्यूस नहीं हो जाता है, एफएसडब्ल्यू की ड्रॉज वो स्टार्ट नहीं करेंगे। द गुड पार्ट इज दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड क्लियरिंग 2019 एंड 2020 एप्लीकेंट्स, सो एटलीस्ट 2020 के एंड में इतनी तसल्ली हो गई कि 2019 और 2020 के एप्लीकेंट्स जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उनके क्लियर होने के बाद क्या, इतने गैप के बाद जब एफएसडब्ल्यू का ड्रॉ होगा तो बट ऑब्वियसली कि कट ऑफ तो बहुत ही ऊपर जाने वाली है, लिटरली आसमान छूने वाली है। अब ऐसे में जैसे ही एफएसडब्ल्यू के ड्रॉ स्टार्ट होंगे, आप 485 से नीचे का स्कोर तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मैं तो एक्चुअली आपको डराना नहीं चाह रही हूँ इसलिए 485 बोल रही हूँ, बट एक्चुअली 485 से भी ऊपर स्कोर जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में जो लोग 475 पे हैं उनके लिए तो फिर भी चलो एक होप है कि आफ्टर अ फ्यू ईयर्स स्कोर थोड़ा नीचे आएगा ही एंड उनको विद इन लाइक 6 मंथ्स 7-8 मंथ्स उन लोगों को भी इनविटेशन मिल जाएगा। बट उन लोगों का क्या जो 465 से भी बिलो स्कोर के साथ पूल में वेट कर रहे हैं, जिनकी एनओसी पीएनपी के लिए भी पिक नहीं हो रही है, क्या उनके लिए स्टडी रूट पिक करना बेटर डिसीजन रहेगा? तो चलिए अब आ जाते हैं स्टडी रूट वर्सेस पीआर रूट के कंपैरिजन पे। एंड फर्स्ट let's discuss about the expenses involved in each of these. PR का प्रोसेस, अगर आप उस प्रोसेस में ऑलरेडी हैं ही तो आपको पता ही है कि it is really cheap to get Canada PR while sitting in your home country. अगर आपको एक्सपेंसेस नहीं पता है तो हमने एक वीडियो एक्सपेंसेस पे डिटेल में बनाई भी हुई है, वो आप देख सकते हैं। PR के एक्सपेंसेस उसमें स्टेप बाय स्टेप कवर्ड हैं, बट ओवरऑल सिर्फ 1.5 लाख में 1.5 लाख INR में आपको कनाडा की PR मिल जाती है, विच इज़ लिटरली नथिंग। इसके अलावा अगर आप वो एक्सपेंसेस भी जानने में इंटरेस्टेड हैं जो आपके यहाँ लैंड होने के बाद जॉब लगने तक में लगते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक हमने ऊपर शेयर कर दिया है, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। इट इज़ वॉट वी स्पेंड आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। जॉब लगने से पहले हमने ये बजट जो सेट किया था उसने हमें बहुत ही हेल्प किया था। सो वी रियली थिंक दैट दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर एवरीवन हु वांट्स टू कम इन कनाडा एंड देन फाइंड अ जॉब। बट अभी हम बात कर रहे हैं पीआर रूट वर्सेस स्टडी रूट की, तो हम सिर्फ प्रोसेसिंग में जितना खर्चा होता है उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो पीआर तो बहुत चीप है ही, 1.5 लाख में पीआर हो जाती है। अब स्टडी रूट की अगर बात की जाए
तो आपकी जो सिर्फ कॉलेज की ट्यूशन फी भी होती है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करके आते हैं इंडिया से, और बाकी यहीं पर मैं जॉब करके खुद पे ऑफ करते हैं। तो भी उनका जो स्टार्टिंग में जो खर्चा होता है वो 6 to 8 लाख तो बेयर मिनिमम हो ही जाता है सिर्फ ट्यूशन फ़ी का। अभी तो हम प्रूफ ऑफ फंड्स को दोनों को कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज वो तो खर्चा आपको यहाँ करके करना ही है, दोनों सिचुएशंस में करना है। बट हम आपको वो खर्चा बता रहे हैं जो सिर्फ यहाँ लैंड होने तक का है। सो PR इज़ रियली चीप फॉर स्टडी कोर्स। यू नीड टू स्पेंड 6-7 टाइम्स मोर। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यहाँ PR लेने के बाद में स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी की फ़ी बस 1/3 पड़ेगी, क्योंकि यू आर नो मोर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। आपकी फ़ी बहुत ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपैरिजन इज टाइम इन्वॉल्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम। PR का प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग है, दिस गोज विदाउट सेइंग, इट कैन नॉट बी दिस क्विक। PR अप्लाई जब आप कर देते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद तो 6 मंथ्स ही लगते हैं, दैट्स फॉर गिवन। ये बात अलग है कि कोविड के चलते 2019 एंड 2020 के एप्लीकेंट्स को बहुत वेट करना पड़ा है, बट ऑन एन एवरेज इट टेक्स जस्ट 6 मंथ्स आफ्टर यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद का है, उससे पहले CRS स्कोर बनाते बनाते IELTS का एग्ज़ाम देते, ECA लेते, फिर कभी कभी आपको अपना 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट होने की वेट करनी पड़ती है एक अच्छे CRS स्कोर के लिए। फिर भी नहीं अच्छा हो रहा था तो कभी कभी आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम, फ्रेंच सीखनी पड़ती है, फ्रेंच का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। तो ये सब करते करते लोगों का 1-1.5 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जिसके बाद PR की सारी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है। ऑन एन एवरेज 1.5 साल तो आप मान ही लीजिए PR की प्रोसेस के लिए। बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम होगा। वहीं अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो तो 6 मंथ्स के अंदर सारा कुछ काम खत्म करा के कनाडा पहुंच भी जाते हैं। 6 नहीं तो 8-9 मंथ्स में तो यहाँ आ ही जाते हैं। कनाडा की इकॉनमी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत 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 डिपेंडेंट है, क्योंकि वही लोग हैं जो इतनी सारी फ़ी यहाँ पे करते हैं, उसके बाद यहाँ के जॉब भी करते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, और फिर से वो कनाडा की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसीलिए स्टडी वीज़ा की फाइल्स जल्दी प्रोसेस की जाती हैं और वो आगे भी जल्दी ही प्रोसेस की जाएंगी। और फिर यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स 1 या 2 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको वर्क परमिट मिल जाता है, उनको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना होता है। सो आफ्टर 2 or 3 years दे अप्लाई फॉर द PR एंड उसके बाद PR के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू अप्लाई करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर लोग पूल में बैठे रहे लो CRS स्कोर के साथ, जिनको मालूम है कि उनका NOC कोड पिक भी नहीं होता है PNPs के थ्रू, तो वो चाहे उस पूल में 2 साल भी वेट कर लें, PR मिलने की कोई गारंटी नहीं है। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, विच इज एफर्ट्स इन्वॉल्व। अब पहले दोनों पॉइंट्स सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि पैसा वैसा तो बहुत है, मैनेज इजीली हो जाएगा, अरे 6 महीने में कनाडा पहुंच जाएंगे तो चलो आप स्टडी रूट से ही चलते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद का क्या, आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आप किन सर्कमस्टांसेस के लिए प्रिपेयर्ड हैं और किन सर्कमस्टांसेस के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे खुद को। एज अ PR जब आप इस कंट्री में आते हैं तो लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि परमानेंट रेजिडेंट्स की लाइफ यहाँ पर में सुपर इजी है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट से कंपेयर करें तो सीरियसली इट इज़ मच ईजियर। परमानेंट रेजिडेंट्स यहाँ मूव होने के बाद इनिशियल स्ट्रगल्स फेस करते हैं 2-3 महीने के, और जब उनको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाती है उसके बाद मेन डिफरेंस ये रहता है कि उनको घर के सारे काम खुद से हैंडल करने पड़ते हैं, दैट्स अ चैलेंज। लेकिन स्टूडेंट्स उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल करते हैं। वो लोगों को स्टडीज़ करना होता है, अपनी कोई इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, उन लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स करनी होती है। उनकी पार्ट टाइम जॉब्स भी वो होती हैं जिसमें उनको इतनी देर खड़े रहना पड़ता है, विच आर रियली टायरिंग, विच आर फिजिकली एग्जॉस्टिंग। और उसके बाद दिस गोज विदाउट सेइंग बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन भी फेस करते हैं वो लोग। तो life of a student here is not easy. You have to be mentally prepared. If you are not in that mindset, then you will find it really challenging. So in short, any new immigrant that moves here with permanent residency will face much less challenges than a student. तो चलिए अब चलते हैं fourth point of comparison, which would be job placement. अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो ऑब्वियस है, हम यही बोलने वाले हैं कि कैनेडियन एजुकेशन वालों को तो जॉब्स बहुत ही ईजीली मिलती होंगी, जिनकी इंटरनेशनल एजुकेशन है उनको कहाँ इतनी ईजी मिलेगी, देन यू आर वेरी मच रॉन्ग।
आई नो यू आर हैप्पी टू हियर दैट, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि हमें यहाँ बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि कैनेडियन एजुकेशन होने पे ही हमें यहाँ पर में अपनी फील्ड्स की जॉब मिलेंगी, क्योंकि हम दोनों अपनी ही फील्ड में जॉब्स कर रहे हैं। आई एम वर्किंग एज ए लैंडस्केप डिज़ाइनर एंड रंजीत वर्क्स एज एन आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर। ये दोनों रोल्स हमारी इंडिया के रोल्स के बहुत ही क्लोज हैं। ठीक है, थोड़े जूनियर लेवल के ही रोल्स हैं। वी कैन नॉट से कि जितना हमें इंडिया में एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे रोल्स मिले, बिकॉज फर्स्ट जॉब इज़ रियली हार्ड टू गेट। लेकिन कैनेडियन एजुकेशन का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। किसी ने भी हमें ये नहीं बोला कि तुम पे कैनेडियन एजुकेशन अगर होता तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होता। हाँ, कैनेडियन एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा जाता है। बहुत सी जॉब्स में ये मेंशन्ड होता है कि उनको 2 ईयर 3 ईयर का कैनेडियन एक्सपीरियंस ही चाहिए। ऑन दी अदर हैंड रंजीत ने तो यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल जॉब की ही नहीं है, और मैंने एक हफ्ते के लिए एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वाली जॉब ज्वाइन की थी, एंड लकीली उस वीक के एंड तक ही मेरी फील्ड में फर्स्ट जॉब लग गई थी। ऑन दी अदर हैंड बहुत से स्टूडेंट्स जो यहाँ आकर के मास्टर्स कंप्लीट करते हैं वो भी यहाँ पर जॉब नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। हमें काफ़ी बार लिंक्डइन पे बहुत से लोग अप्रोच करते हैं ये जानने के लिए कि हमने यहाँ पर भी जॉब्स कैसे ढूंढी, हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, क्योंकि वो मास्टर्स करने के बाद भी अपनी फील्ड की जॉब्स नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं। अगर आपके भी ये क्वेश्चन हैं, आप भी ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि वो क्या जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज थी जो हमने फॉलो की जिनसे हमें हमारी ही फील्ड की जॉब्स टाइमली मिल गई, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम उन वीडियोस को आपके लिए जल्दी से जल्दी तैयार करेंगे। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्निंग्स। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि स्टूडेंट्स को बस 20 आवर्स अ वीक ही काम करना अलाउड होता है, एंड ऑब्वियसली चाहे आपको इंडिया में आईटी फील्ड का भी एक्सपीरियंस हो, आप यहाँ पर में एज अ स्टूडेंट आईटी कंपनी में जॉब नहीं कर पाओगे, बिकॉज उनको फुल टाइम लोग चाहिए होते हैं और आप पार्ट टाइम ही कर पाओगे। आप 20 आवर्स अ वीक ही उनको डेडिकेट कर पाओगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास बस ऑप्शन बचता है मिनिमम वेज वाली जॉब्स का, जो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला बहुत फिजिकली डिमांडिंग होती हैं, बट उसके अलावा आप उनसे कमाते हैं अप्रॉक्सीमेटली $15 एन आवर, जो कि होता है वीक का 20 आवर्स अ वीक के हिसाब से $300 एंड मंथ का $1200। अब यहाँ पर सर्वाइवल के लिए $1200 कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है। इनफैक्ट अकेले जने के लिए भी कम ही है, और अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स को शेयरिंग में रहना पड़ता है, रूम्स भी शेयर करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी अपनी ट्यूशन फ़ी वगैरह सारा कुछ अफोर्ड करने के लिए और कभी कभी लोन्स पे ऑफ करने के लिए उन लोगों को 20 आवर्स के बाद भी काम करना पड़ता है, जिसके लिए वो मजबूर हैं और उनको कैश जॉब्स लेनी पड़ती हैं, एंड दे आर इलीगल इन कनाडा। अब वो इलीगल हैं, ये बात एम्प्लॉयर्स को पता होती है, इसीलिए वो काफ़ी बार आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और काम वाम करा के निकल जाते हैं, आपको पे नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशंस हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार हमने फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे लोगों की पोस्ट देखी है, स्टूडेंट्स की जिन्होंने डाला होता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी पर एम्प्लॉयर मेरे पैसे नहीं दे रहा है। अब ऐसे में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो लीगली काम कर ही नहीं रहे थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस करते हैं, एंड सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम। हम लोगों को सोच के भी घबराहट होती है कि वो लोग ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आफ्टर 12th यहाँ आते हैं वो लोग ये कैसे हैंडल करते हैं। बट अगर हम परमानेंट रेजिडेंट्स की बात करें, जो लोग FSW से आ रहे हैं यहाँ पर, उनको इंडिया में कुछ वर्क एक्सपीरियंस था और वो यहाँ पर में कुछ टाइम में अपनी ही फील्ड की जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो उनके स्टार्टिंग के मंथ्स ही होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे हमने भी स्टार्टिंग के मंथ्स में एक शेयर्ड एकोमोडेशन ली थी, एक और कपल था जिनके साथ हम घर शेयर कर रहे थे, बट उसके बाद हम एक सेपरेट कॉन्डो में मूव आउट हो गए थे अपनी जॉब्स लगते सार। वी स्टार्टेड मेकिंग $25 an hour, which was $1,000 a week, which is like much more than what students are able to make legally. But हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफ कैंपस 20 आवर्स अ वीक जॉब करने देती है और ऑन कैंपस भी 20 आवर्स अ वीक जॉब करने देती है। सो गाइज, इट्स टाइम टू सम अप दिस वीडियो। अगर आप स्टडी रूट के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं यहाँ आकर के एज अ स्टूडेंट जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आप फेस करने को तैयार हैं, आप उस माइंडसेट से रेडी हैं, और आपका CRS स्कोर भी कम बन रहा है, आप PNP के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, आपका NOC कोड पिक नहीं हो पा रहा है, तो मे बी स्टडी रूट इज़ गुड फॉर यू।
बट अगर आपका CRS स्कोर 470 से अबव है, अगर आपको लग रहा है कि जैसे ही FSW के ड्रॉज खुलेंगे कुछ मंथ्स की पेशेंस के बाद आपको PR मिल ही जाएगी, तो मे बी दैट इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट. मे बी योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड रियल सून. क्योंकि आपको ऑनेस्टली अगर बताएं, आपका जो एक्सपीरियंस इंडिया में बन रहा है वो यहाँ आकर के वेस्ट नहीं जाएगा. सब चीज़ यहाँ पर काउंट हो ही जाती है, और अगर डायरेक्टली काउंट नहीं हो रही है, यानी कि डॉलर्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको सैलरी कमी मिल रही है, तो भी आपका एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर अप्रिशिएट ज़रूर करेगा और उसकी वजह से वो आपको कंसिडर ज़रूर करेगा उस रोल के लिए. सो नथिंग इज़ गोइंग वेस्ट वाइल यू आर वर्किंग इन इंडिया एंड वाइल यू आर वेटिंग फॉर योर PR. पेशेंस चाहिए है, बहुत ज़्यादा चाहिए. कोविड की वजह से, 2 साल की वजह से, तो I just can't imagine what people are going through. But if you can wait through this period and you know that your CRS score is kind of good, it'll be worth it. तो ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको हमारे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. So we'll see you soon with another video. Till then, please don't forget to subscribe to our channel. Take care. Bye bye.